नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण घटना चक्र पूर्वावलोकन का पार्ट 3, जिसमें हम जैव विविधता को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है जैव विविधता। चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं यह समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। ये विभाजन वर्ष 1972 में व्हाइटेकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, अल्फा सूचकांक। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा RH व्हाइटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इसका डिस्क्रिप्शन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसका डिस्क्रिप्शन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, प्राकृतिक वास का निवास, प्राकृतिक वास का विनाश। इसका डिस्क्रिप्शन है, प्रश्नगत विकल्पों में प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 2030 तक। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां कॉप सम्मेलन COP14 नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ये वाल्टर जी रोसेन ने किया था। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की। इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, वाल्टर जी रोसेन। ये हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-2020 को घोषित किया है। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जैव विविधता का दशक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, जामनगर में।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसका ऑप्शन सी ठीक है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यह भी हमारा सेम क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? इसका ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। यह गलत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विशालतम है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, शांत घाटी में। केरल स्थित शांत घाटी, साइलेंट वैली जिसे बोलते हैं, में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। शांत घाटी अवस्थित है, ये केरल में अवस्थित है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? इसका ऑप्शन बी ठीक है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। एक और दोनों सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यह उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। केवल एक, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। विकल्प में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, इसलिए केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों की अद्यतन सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख है। ध्यातव्य है कि फरवरी 2016 में CEPF द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, पश्चिमी घाट। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों की 12.6%, सरीसृपों की 6.2%, उभयचरों की 4.4% आबादी है। दिए गए विकल्पों में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हॉटस्पॉट शब्दों को सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है।
लेकिन साथ ही इन जीवो जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का भाग हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? यह पश्चिमी घाट, इसको पढ़ चुके हैं ऊपर। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, पश्चिमी घाट। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। यह हमारा ऑप्शन ठीक होगा, बी 2 और 3, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका ऑप्शन भी बी ठीक है, पूर्वी हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पर्यावरण के संदर्भ में। यह हैं पूर्वी हिमालय श्रृंखला तथा पश्चिमी घाट। इसका ऑप्शन सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, विंध्यन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? ये इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, केवल 1 एवं 3, पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, पश्चिमी घाट। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा, सुंडालैंड तथा सुंडालैंड का ही भाग हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों की जारी अद्यतन सूची में विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? यह पश्चिमी घाट माना जाता है। इसका ऑप्शन डी ठीक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या 4 है, जिनका उल्लेख इस प्रकार है: पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? यह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसका ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, पश्चिमी घाट। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, 1975 में यह भारत का विभिन्न अंग बन गया था। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नंबर 2, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। नंबर 3, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये तीनों सही हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायतता, वनस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वनस्पतिक महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। यह इनमें से सही हैं। एक तो एक सही है, जाति बहुतायतता
और तीसरा नंबर का सही है स्थानिकता, और ये 5 नंबर का सही है आशंका बोध। इसका ऑप्शन सी ठीक है। जैव विविधता के प्रखर स्थलों को जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। यह सभी जैव विविधता के नाश के कारण हैं। जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशीय प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि। इसका अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। इसका ऑप्शन डी ठीक है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। इसका ऑप्शन डी ठीक है आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? इसको देख लेते हैं। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। इसका ऑप्शन ए ठीक है 1, 2 और 3। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन एवं विदेशी जाति के आक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश के जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। इसके भूमंडलीय तापन और प्राकृतिक वास का विखंडन तथा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये तीनों ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? इसका ऑप्शन सी ठीक है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का नाश हुआ है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या से असाधारण वृद्धि हुई है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इसका ऑप्शन सी ठीक है 3 और 4 सही है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। भारत की आबादी में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इनके वास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती तथा कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों एवं मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिशय उपयोग है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है इसका उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती।
इसका ऑप्शन ए ठीक है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तितलियां अनियत तापी प्राणी हैं, इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती। परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यद्यपि उपयुक्त चारों कारण जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, तथापि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से बड़ी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का भी अवसर नहीं मिलता। अन्य परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जैव विविधता का ह्रास कम हो जाता है, अतः विकल्प ए अभीष्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, बंजर भूमि का वनीकरण। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इससे जैव विविधता में ह्रास होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, पोषण स्तरों की कम संख्या। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। अगला टॉपिक है, जैव विविधता का संरक्षण। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, जैव मंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं आर्द्र प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय वह स्थानीय तकनीकें अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, वनस्पति उद्यान। वनस्पति संरक्षण हेतु वनस्पति उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, इन सीटू संरक्षण द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण, इसका फुल फॉर्म होता है इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि इन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, वानस्पतिक बाग। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वावासन इन सिटू संरक्षण कहलाता है, जबकि जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि में संरक्षण बाह्यवासन संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रायोवैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, नाइट्रोजन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत एवं तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, जीव मंडल निचय। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक है, आनुवंशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है? इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी ठीक है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, वैश्विक ऊष्मन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? इसका ऑप्शन ए ठीक है, 1, 2 और 3 में। अगला टॉपिक हमारा जैव विविधता के उपयोग। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ तथा वन्य प्राणीजात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंध के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विभूतियों का स्थान नहीं है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, केवल 2 और 3। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अतः कथन 1 असत्य है, जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स
में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु प्रजातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। इसका ऑप्शन बी ठीक है, केवल 2। संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, IUCN। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यह IUCN द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक का संबंध है, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं ये लुप्त प्राय प्रजातियों के। इसका ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। इस सूची में सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, 50 वर्ष से। यदि कोई भी प्रजाति विलुप्त है और 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह है वन्य प्राणी और इधर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? नीले मीन पक्ष वाली महाशीर, इरावदी डॉल्फिन, मोरचाव, चित्तीदार। ये इसका ऑप्शन सी ठीक है, केवल 1 और 3 सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कावेरी नदी में महाशीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाव चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसे 2016 में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है। इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि
बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इस तरह केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है। बस अगला टॉपिक है हमारा जैविक विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन सी ठीक है, डिक्लोफेनेक सोडियम। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिक्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफेनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? इसमें भी हमारा हो जाएगा डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। ऑप्शन ए ठीक। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ये भी डिक्लोफेनेक। ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? इसका भी ये जानवरों को दर्द निवारक देना। अगला क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। इसका ऑप्शन बी ठीक है, डोडो। इसका डिस्क्रिप्शन है, मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या हैं? यह चमगादड़ हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट वैट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? यह एक स्तनधारी है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, मैमल। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। इसका केवल ऑप्शन सी ठीक है, इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। इसका ऑप्शन ये तीसरा सही है और ये पहला यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। ऑप्शन सी ठीक होगा। ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय सी काऊ भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं हैं किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? यह भारतीय वन्य गधा। इसका ऑप्शन बी ठीक है। कच्छ का रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचार में उल्लिखित होता है? इसको देख लेते हैं।
इसका ऑप्शन बी ठीक है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मूलतः मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए ठीक है। 1, 2, 3 तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। सिंह पुच्छी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन बी ठीक है। 1, 3 और 4 काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान तथा यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में उड़न गिलहरी की 7 जातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, वारवेट, ग्रे चिंड, विनिवेट और वाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट क्या हैं? यह पक्षी हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है। सीलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है। कॉपर स्मिथ वारवेट, जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड वारवेट के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ग्रे चिड मिनिवेट कैंपफेगेडा परिवार का पक्षी है। यह हिमालयी क्षेत्रों, चीन तथा ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। वाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट मैक्सिपिडे परिवार का पक्षी है। यह नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। अगला है हमारा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें केवल एक सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा हमारा, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। इसका देख लेते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी ठीक है, यानी सिर्फ इसका कथन जो है वह दूसरा वाला ठीक है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अतः कथन 1 गलत है। भारत में स्लो
लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्तप्राय, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्तप्राय, हुलॉग गिब्बन विलुप्तप्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। इसको देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली सूची में शामिल है, जिसे नाजुक श्रेणी में शामिल किया गया है, तथा एशियाई जंगल कुत्ते विलुप्तप्राय श्रेणी में हैं। इस प्रकार विकल्प बी एवं विकल्प डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला हमारा टॉपिक है रामसर सम्मेलन। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। यह नम भूमि के संरक्षण से संबंधित था। इसका ऑप्शन सी ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामसर सम्मेलन संबंधित है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण से। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये बेगूसराय में स्थित है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कांवरताल आर्द्रभूमि राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह क्षेत्र 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल के रूप में घोषित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, 2 फरवरी को। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, गुजरात। डिस्क्रिप्शन इसका, भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, बुलर झील। इसका ऑप्शन डी ठीक है, सभी। इन सभी को चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, बुलर झील, इन सभी को आर्द्र क्षेत्रों में रामसर का दर्जा प्राप्त है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 42 स्थल शामिल हैं। प्रश्नगत चिल्का झील ओडिशा, बुलर झील जम्मू कश्मीर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील मणिपुर को रामसर का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? ये सी एंड डी, ये सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल। 30 जनवरी 2019 को सुंदरवन आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है, अतः सुंदरवन और भोज दोनों आर्द्र स्थल रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? इसका देख लेते हैं। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्र हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु,
तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु उपयुक्त सभी, यह उपयुक्त सभी के लिए है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भूक्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा है हमारा, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन केवल एक ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है और कथन केवल एक सही है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा है हमारा, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा है हमारा, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? इस पे कथन सिर्फ तीसरा वाला सही है, इसका ऑप्शन सी ठीक है, केवल 3। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर अभिसमय फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ था तथा यह अभिसमय दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ। इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्र भूमि स्थल को संरक्षित रखना सदस्य देश का उत्तरदायित्व है। तथापि सदस्य देश की सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में यह अधिदेश देशात्मक नहीं है। इसमें किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों के संवर्धन और जहां तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही गई है, अतः कथन एक असत्य है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी विनियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया। इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के उपकर्ष की रोकथाम एवं उनके संरक्षण को संवर्धित करने के साथ ऐसी आर्द्र भूमियों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात कही गई। इसी नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसने आर्द्र भूमियों के लिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार की। इसी विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि नियम 2010 जारी किए गए। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। आर्द्र भूमि नियम 2010 के तहत आर्द्र भूमि के परिभाषा के दायरे में आर्द्र भूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों यथा अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाए, को भी शामिल किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न अधिनियम एवं करार। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद और जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। यह पारित किया गया दिसंबर 2002 में, इसका ऑप्शन बी ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया।
भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 2002 में अभी पढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, ये 2003 में चेन्नई में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? इसका पहला कथन है हमारा, एनवीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनवीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा है हमारा, एनवीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, 1 और 3। इसमें 1 और 3 कथन सही हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। एनवीए जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है तथा कथन 2 एनवीए से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा हमारा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। इसमें 1 और 3 सही हैं। यह संरक्षण संगठन की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, 1 और 3। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देख लेते हैं। इसका कथन सी सही है। जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक एमओपी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। अतः कथन ए गलत है। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षरित 23 जनवरी 2001 को किया था। अतः कथन बी भी गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है, इसलिए कथन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौतों का सदस्य नहीं है, अतः कथन डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा है हमारा, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। इसका ऑप्शन बी ठीक है, केवल 2। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पतिक जात के
व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, इसको कहते हैं ट्रैफिक। एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। यह UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन डी ठीक है। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसमें बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। नंबर 2, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। नंबर 3, विश्व विरासत अभिसमय। ये उपरोक्त में से कौन सा से जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं? इसका ऑप्शन डी ठीक है। 1, 2, 3 तीनों जैव विविधता से संबंधित हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, चेन्नई में। डिस्क्रिप्शन है इसका। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। अगला टॉपिक हमारा, जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन सी ठीक है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन सी ठीक है, नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वित महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन डी ठीक है, 1, 2 और 3। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका।
UNREDD एक अंतरस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यातव्य है कि REDD कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। नंबर 2, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। नंबर 3 है हमारा, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, 2 और 3। इसका कथन 2 और 3 सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। पहला कथन है हमारा, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, केवल 2। इसका कथन केवल 2 ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता विविध। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यह है हमारा सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट 115.5 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह व्यापक निच कर्मता किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यापक निच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा है हमारा, सीव कथोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के वेर
में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्वीयता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? यह लद्दाख में पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। शिव कथोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्वीयता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार शिव कथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन सी ठीक है। 1 और 3 देख लेते हैं। 1 और 3 कौन कौन से हैं? यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। तीसरा है हमारा, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। शिव कथोर्न भारत में लेह वेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो, नाथुला तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है? वह है भितरकनिका। इसका ऑप्शन ए ठीक है। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भितरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? इसका ऑप्शन सी ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों। गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी बसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक गण में गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? यह ऑप्शन ए ठीक है, गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिशमन प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, 22 मई। जैव विविधता
संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक लेखिका हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है, वंदना शिवा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक प्रकाशन वर्ष 2000 वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे के पार्ट्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।